एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमें इसे थोड़ा गंभीरता से समझना ही चाहिए कि आखिर एक पूरी तरह से ऐतिहासिक घटना, एक पूरी तरह से पुरातात्विक जो साइट है, उसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इतना घमासान होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अंततः यह एक वैज्ञानिक कार्य है, अंततः उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और ऐतिहासिक महत्व की तरह ही समझने की जरूरत है। जैसे ही हम इसे 8वीं शताब्दी बीसी यानी आज से लगभग 2800 साल पहले की साइट कहते हैं, तुरंत कई लोगों को परेशानी शुरू होती है। और ऐसे में अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जो कि द्रविड़ियन या तमिल संस्कृति से है और लगभग उतना पुराना या उससे ज़्यादा पुराना है, जैसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, तो शायद वह नैरेटिव थोड़ा सा प्रभावित होता है, जो नैरेटिव भारतीयों को आर्यव्रत या भारतीयों को आर्य सभ्यता के साथ जोड़कर और वहीं तक सीमित करके रखता है। आज से 2800 साल पहले की वह साइट जिसका केवल 1% अभी तक एक्सकवेट किया गया है। कल्पना कीजिए कि अगर इसका पूरा 100% एक्सकवेट किया जाए, उसका उत्खनन कर लिया जाए, तो शायद हमारे सामने एक पूरी की पूरी सभ्यता उजागर होगी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक पुरातात्विक उत्खनन कार्य को लेकर जो हाल में बहुत चर्चा में है और जिसे लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन तमिल सभ्यता या तमिल सेटलमेंट किलाड़ी को लेकर। किलाड़ी अक्सर लिखा किजाड़ी की तरह जाता है, लेकिन बोलने में किलाड़ी आता है। यह एक उत्खनन की साइट है तमिलनाडु में मदुरई के निकट है। मदुरई से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है जो कि वैगई नाम से जानी जाती है। इस वैगई नदी के किनारे यह एक उत्खनन की साइट है। ये क्यों चर्चा में है, इसे पहले समझते हैं और उसके बाद इसके बारे में और विश्लेषण करेंगे। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल में भारत सरकार ने या भारत सरकार के अंतर्गत चलने वाले एएसआई ने अपने ही एएसआई के डायरेक्टर अमरनाथ रामकृष्णन का फिर एक बार तबादला कर दिया। इस बार उनका तबादला उत्तर प्रदेश में कहीं कर दिया गया है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में उनके लगातार तबादले हुए। क्यों तबादले हुए? क्योंकि उन्होंने हाल में एएसआई को वह रिपोर्ट शामिल की थी जिस रिपोर्ट में इस किलाड़ी उत्खनन को लेकर बातचीत की गई थी। यह वही उत्खनन की साइट है जिसे लेकर तमिलनाडु और भारत की जो संघीय सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, उसके बीच लगातार विवाद चल रहा है। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हमें इसे थोड़ा गंभीरता से समझना ही चाहिए कि आखिर एक पूरी तरह से ऐतिहासिक घटना, एक पूरी तरह से पुरातात्विक जो साइट है, उसे लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में इतना घमासान होने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अंततः यह एक वैज्ञानिक कार्य है, अंततः उसका एक ऐतिहासिक महत्व है और ऐतिहासिक महत्व की तरह ही समझने की जरूरत है। फिर क्यों इतना विवाद हो रहा है, तो विवाद पर लौटेंगे, लेकिन पहले इस साइट को समझते हैं। इस साइट पर जब हम किसी पुरातात्विक साइट की बात करते हैं तो उसका मूलतः मतलब ये होता है कि एक जगह को पहले पहचाना जाता है जहां अक्सर कोई टीला या कोई ऐसी खाली जगह होती है जिसमें किसी पुरातात्विक अवशेषों के मिलने की संभावना होती है। फिर उसके बाद उसमें उत्खनन कार्य शुरू होता है। उत्खनन कार्य जो है डिफरेंट लेयर्स में होता है और अलग अलग लेयर से उनका समय तय होता है। उनसे जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं फिर उनकी डेटिंग की जाती है। ये डेटिंग अगर कोई कार्बनिक चीज है तो वह डेटिंग जो है वह कार्बन डेटिंग की जाती है, और अगर गैर कार्बनिक है तो अक्सर इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है जिससे उसके समय का पता लगने की संभावना होती है। तो ये जो साइट है, इस साइट पर पहले भी विवाद हुआ है। क्या वजह है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये किस कालखंड का पुरातात्विक अवशेष है। हाल में जो रिपोर्ट अमरनाथ रामकृष्णन ने दी, उन्होंने कहा कि ये 8वीं शताब्दी बीसी से लेकर 3री शताब्दी बीसी के बीच की साइट है, यह हो सकती है। जैसे ही हम इसे 8वीं शताब्दी बीसी यानी आज से लगभग 2800 साल पहले की साइट कहते हैं, तुरंत कई लोगों को परेशानी शुरू होती है। ये परेशानी क्या है? ये परेशानी तमिल सभ्यता के या तमिल संस्कृति के, तमिल ऐतिहासिक रूप से लगभग उस पीरियड में पहुंच जाने की बात है जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं। और यही वह वजह है जिस वजह से इतना विवाद हो रहा है। क्या क्या गया जब इस साइट को डेवलप किया गया, इस साइट की में जब उत्खनन कार्य हुआ, तो उनसे जो आर्टिफैक्ट्स निकले उन्हें दुनिया की अलग अलग
जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ एएमएस के लिए भेजा गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भेजा गया, और उससे जो तिथियां निकल कर आई उन तिथियों के आधार पर और अमरनाथ रामकृष्ण के स्वयं अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस रिपोर्ट को लेकर यह विवाद सामने आया। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन एक्सकवेशंस में, इन उत्खनन कार्यों में क्या हासिल हुआ। एएसआई ने जब एक्सकवेशन किया तो 293 जो अलग अलग छोटी छोटी साइट्स थी वे थी, और इनमें अर्बन सोसाइटी, एक किस्म की शहरी सभ्यता के, अगर सभ्यता ना भी कहा जाए तो कम से कम शहरी सेटलमेंट के कुछ निशान मिलते हैं, जिन्हें प्री चोला, यानी कि आप जानते हैं कि दक्षिण में अक्सर चोला सिविलाइजेशन को, चोला सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यता अब तक माना जाता था। यहाँ जो एक्सकवेशन मिलता है वह उससे पीछे की तरफ जाता है और यह संगम लिटरेचर के निकट पहुंच जाता है, और संगम लिटरेचर को अब तक हम लिटरेरी रूप में देख रहे थे, लेकिन इसके बाद वो ऐतिहासिक रूप में देखे जाने की आवश्यकता शुरू होती है। क्या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं? कुल मिलाकर 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जिनके विषय में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और कार्बन डेटिंग जैसे जो वैज्ञानिक चीजें हैं वे करने के बाद ये माना गया कि ये 600 से 800 बीसी के हो सकते हैं। दूसरा, अर्बन डिजाइन मिलता है, और तीसरा, तमिल ब्राह्मणी लिपि मिलती है। ध्यान रखिएगा, देश में और कहीं भी इतनी पुरानी लिखित अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं, अगर हम हड़प्पा को अलग कर दें, क्योंकि हड़प्पा की लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी। और केवल आपको ये जो आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं, यह केवल रोजमर्रा इस्तेमाल के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें तमिल ब्राह्मी लिपि आपको मिलती है, आइवरी के बने हुए डाइस मिलते हैं, डेकोरेटिव पोट्स मिलते हैं, और इसी किस्म की दूसरी चीजें मिलती हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि यह एक स्वतंत्र शहरी औद्योगिक सभ्यता थी। यहाँ औद्योगिक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक इसमें वैसे ही वो बीट्स मिलते हैं जैसे कि हमें लोथल में बीट्स बनाने के कारखाने मिलते हैं, जिसका क्या मतलब हुआ कि दक्षिण में एक पूरी औद्योगिक शहरी सभ्यता संभवतः पनप रही थी। इस सभ्यता के न केवल उत्तर भारत से वाणिज्यिक और आपसी संबंध थे, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी थे, इसका पता भी वहां पर लगता है। अब इसने इस बात से आमतौर पर प्रत्येक भारतीय को प्रसन्न होना चाहिए कि हमें एक और साइट मिली है जो भारत की प्राचीनता को और ज्यादा सिद्ध करती है। आखिर भारत के प्राचीन होने में जितनी ज्यादा प्राचीन सभ्यताएं, ऐतिहासिक पुरातात्विक उत्खनन यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स मिलेंगी, उतना ज्यादा हमारा इतिहास समृद्ध होगा और हमें उससे प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? बड़ी रोचक बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से, खासतौर से एएसआई की तरफ से, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और इसके लेखक के पास, डॉक्टर अमरनाथ के पास वापस भेजा, ये कहते हुए कि आप इसे दोबारा लिखिए। किंतु उन्हें अपने लिखे पर विश्वास था और उन्होंने कहा कि वो इसे बदलेंगे नहीं। परिणामतः उनका तबादला कर दिया। इसने एक किस्म का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है। यहां पर थोड़ी देर के लिए इस बात से कट कीजिए, दूसरी जगह पर पहुंचिए और जरा याद कीजिए कि हाल में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर, उसके एक्सकवेशन को लेकर, उसके निकट की साइट्स पे एक्सकवेशन को लेकर और द्वारका की खोज को लेकर बहुत उत्साह दिखाया था, बहुत प्रोत्साहन दिया था। और ये सच्चाई ये है कि पिछले कुछ समय में लगातार इन ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेषों को लेकर उत्साह दिखाया गया है, बल्कि माना यह जाता है कि जितना संस्कृति विभाग का कुल बजट है, उस बजट का 1/3 हम या तो गुजरात के इस उत्खनन के लिए, यानी कि सोमनाथ उत्खनन के लिए, या सोमनाथ से जुड़ी हुई जिसे हम द्वारका कहते हैं उसे लेकर, या फिर हस्तिनापुर में जिसे सुनौली और उसके आसपास के उत्खनन के लिए, यानी वे सारे उत्खनन जो मिथकीय चीजों को ऐतिहासिक चीजों से जोड़ते हैं, उन पर लगभग देश के जो संस्कृति विभाग का बजट है उसका 1/3 खर्च हो रहा है। जबकि जब तमिलनाडु ने इस उत्खनन कार्य के लिए एएसआई से कहा और एएसआई से मांग की, तो इस बात को जो है रद्द किया गया, मना किया गया, इनफैक्ट इनका तबादला कर दिया गया। और जो दूसरे अधिकारी वहां भेजे गए, उन्होंने जाते ही कहा कि वहां पर कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, कि गाली को लेकर जो उत्खनन में जो मिलना था वो मिल चुका और नहीं मिलेगा।
सच्चाई ये है कि उसके बाद राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिर से उत्खनन किया गया और फिर हजारों आर्टिफैक्ट्स दोबारा से मिले। यानी ये सारा वो पॉलिटिकल, वो राजनीतिक पक्ष है जिसके चलते ये उत्खनन इतना राजनीतिक हो गया है और महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा नहीं है कि इतिहास को लेकर हम कहें कि सरकार जो है वे शांत है, सरकार की कोई रुचि नहीं। अगर केवल आप वडनगर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है उसको बात करें तो उस पर लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। एक तरह का अनुभव देने वाला एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया, एक म्यूजियम बनाया गया जिसमें आप जाएं और वैसा अनुभव करें जैसा वहां है। जाहिर है कि इस तरह के उदाहरण हमें बाकी जगहों पर नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद स्वागत की बात है, देश भर में होने चाहिए ऐसे म्यूजियम। पर फिर तमिलनाडु ने ही क्या बिगाड़ा होगा? आप समझ सकते हैं कि इसका एक राजनीतिक पक्ष है। इस राजनीतिक पक्ष के विश्लेषण को ही हम आज और गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह सिद्ध होता है कि तमिलनाडु में एक ऐसी औद्योगिक और शहरी सभ्यता या सेटलमेंट है जो कि आज से 2800 साल पुरानी है। हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हमें वहां पर आयरन एज जो आर्टिफैक्ट्स हैं, आयरन एज एविडेंसेस हैं, वो भी मिलते हैं, लेकिन आयरन एज को हम प्री हिस्टोरिक मान लेते हैं। अब तो जो सभ्यता, जो ऐतिहासिक सभ्यता है उनकी बात कर रहे हैं। उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें तमिलनाडु की या तमिल संस्कृति की प्री वैदिक सभ्यता से पूर्व की प्रमाण मिलने सिद्ध हो जाते हैं। और यह सामान्यतः किसी भी भारतीय को इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए कि भारत के किसी क्षेत्र में और ज्यादा पुरानी कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं। किंतु चूंकि भारत में दक्षिण बनाम उत्तर का एक नैरेटिव लगातार तैयार है जो सिद्ध करने की कोशिश करता है कि उत्तर भारतीय आर्यन सिविलाइजेशन ही सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है इस पूरे क्षेत्र की और देश की। और ऐसे में अगर कोई ऐसा प्रमाण मिलता है जो कि द्रविडियन या तमिल संस्कृति से है और लगभग उतना पुराना या उससे ज्यादा पुराना है जिसे हम वैदिक पीरियड कहते हैं, तो शायद वह नैरेटिव थोड़ा सा प्रभावित होता है, जो नैरेटिव भारतीयों को आर्यव्रत या भारतीयों को आर्य सभ्यता के साथ जोड़कर और वहीं तक सीमित करके रखता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम मानकर चलें कि एक देश में विविधता है, इसमें कोई बुराई नहीं है मानकर चलें कि ऐतिहासिक तौर पर भी हम हमेशा से एक विविध राष्ट्र थे। इसमें एक और बड़ी रोचक बात है, लगातार हम उन चीजों के उत्खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे सच्चे ये प्रभावित करने की और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हम माइथोलॉजी में पढ़ते हैं, जो भी हम मिथकों में पढ़ते रहे, उनका किस्से कहानियों में पढ़ते रहे, जो हमें हमारी धार्मिक कथाएं थी, वही दरअसल ऐतिहासिक हैं और इसलिए हम उसके लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऐसी कोई सभ्यता जो ये कहती हो कि नहीं, हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वह मिथकीय नहीं है, वह धार्मिक भी नहीं है, वह तो गैर धार्मिक किस्म का एक सामान्य सा टाउन, नगर, शहर है जिसमें लोग रहते थे, खाते थे, पीते थे। दरअसल सच्चाई है कि किगाली के अब तक के उत्खनन में जब महत्वपूर्ण विशेषज्ञों से यह पूछा गया, जब स्वयं अमरनाथ जी से पूछा गया कि वहां पर आपको कोई ऐसी कोई चीज क्यों नहीं मिली जिसमें कि धर्म दिखाई देता हो, पूजा दिखाई देती हो, कोई धार्मिक कर्मकांड होता हो, तो उन्होंने इस बात को तुरंत उत्तर देते हुए ये कहा कि मैं ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकता जो मुझे नहीं मिली है। जो चीजें मिली हैं उन पर आप बात कीजिए, मैं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि किगाली में अब तक हमें ऐसा कोई धार्मिक अवशेष नहीं मिला है, हमें कोई ऐसे कोई धार्मिक कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई पूजा जैसी चीज नहीं मिली है कि आप उसे किसी मिथक के साथ जोड़ सके। और शायद यही इसका सेकुलर कैरेक्टर या अब तक का गैर धार्मिक कैरेक्टर जो है वो कुछ लोगों को अनसेटल करता है। लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते, इतिहास को समझने की इच्छा करने वाले किसी भी व्यक्ति को के लिहाज से आपको यह समझना चाहिए कि किगाली दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है राष्ट्र के इतिहास की विविधता को स्वीकार करने का। अगर आप इस विविधता का सम्मान करते हैं, अगर आप मानकर चलते हैं कि यह देश उत्तर भारतीयों का ठीक उतना ही है जितना दक्षिण भारतीयों का है, इस देश का इतिहास उत्तर भारतीयों का ठीक उतना ही है जितना दक्षिण भारतीयों का है, तब आपको इस दक्षिण भारत में हुई इस खोज का बहुत स्वागत करना चाहिए। उससे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज से 2800 साल पहले की वह साइट जिसका केवल
1% अभी तक एक्सकवेट किया गया है। कल्पना कीजिए कि अगर इसका पूरा 100% एक्सकवेट किया जाए, उसका उत्खनन कर लिया जाए, तो शायद हमारे सामने एक पूरी की पूरी सभ्यता उजागर होगी। एक ऐसी सभ्यता जो कि आज से 2500 साल पहले, 2800 साल पहले या 3000 साल पहले फल फूल रही थी। वह सभ्यता जो सिद्ध करती है कि हमारा इतिहास भी ठीक उतना ही विविध है जितना हमारा वर्तमान विविध है। दरअसल यह जो इम्पैक्ट है हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर, यह जो इम्पैक्ट है अब तक के हमारे इतिहास पर, शायद यही बहुत सारे लोगों को आशंका से भरता है। हम लोग इसी वजह से इतिहास को एकांगी तरीके से देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इतिहास को में वो बदलाव नहीं पसंद करते हैं जो बदलाव हमारी अब तक की अंडरस्टैंडिंग को हिलाए। लेकिन किगाली एक ऐसा अवसर देता है अपने इतिहास को थोड़ा और पीछे ले जाने का और अपने इतिहास में और विविधता को देखने का। किगाली पर हमारा यह आज का वीडियो एक आरंभिक वीडियो है जो केवल इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि किगाली मांग करता है, किगाली में वह संभावनाएं दिखाई देती हैं जो इतिहास के वैविध्य को सिद्ध करेगी। हम इस किस्म की सामग्री आपके सामने लाते रहेगी। गंभीरता से विचार कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस संदर्भ में आपकी क्या राय है। क्या भारत को एकांगी ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बजाय विविधतापूर्ण ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ अपने इतिहास को देखना चाहिए या नहीं? आप क्या सोचते हैं? किगाली को लेकर आप क्या सोचते हैं? सोनौली को लेकर आप क्या सोचते हैं? हड़प्पा को लेकर, लोथल को लेकर, राखीगढ़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट में बताइएगा।